Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 34. आज की वर्कशीट बेहद इंपॉर्टेंट है. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जर्मन यूनिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इनको हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दीज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चंस बिकॉज इन वन और अदर सेट जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके 5 मार्क्स के इस चैप्टर में से वो रहता है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. इनमें से 2 टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज वर्कशीट नंबर 34. Our subject SST Social Science History is going on. First chapter is going on, that is the rise of nationalism in Europe. Date 22nd of September 2020. नेशनलिज्म इन यूरोप. हम ऑलरेडी नेशनलिज्म को समझ चुके हैं. नेशनलिज्म इज़ लव फॉर कंट्री एंड द फीलिंग ऑफ वननेस और अफेक्शन टुवार्ड्स द कंट्री और कनेक्शन टुवार्ड्स द कंट्री. तो उसको हम जो जुड़ाव है देश के लिए, जो प्रेम है, लगाव है, उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं. एंड दैट इट्स बिगनिंग वी कैन मार्क विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन. वहाँ से इसकी शुरुआत होती है एंड ग्रेजुअली इट्स स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप. पूरे यूरोप में फैल जाता है. आफ्टर 1848 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. क्या हुआ था इस दिन, इस ईयर में 1848 इज़ मार्क्ड विद द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द लिबरल पीपल टू यूनाइट और फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी. यानी कि इस साल में पहली बार जो लिबरल लोग थे उन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन की कोशिश की थी, बट इट वॉज अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट. ये कामयाब नहीं रहा था. बट आफ्टर द 1848 द पॉइंट ऑफ व्यू और वी कैन से दैट द मीनिंग ऑफ द नेशनलिज्म चेंज्ड थ्रू आउट द यूरोप. यूरोप में इसका मीनिंग चेंज हो गया था नेशनलिज्म का. Nationalism in Europe moved away from its association with democracy and nationalism. 1848 के बाद ये मीनिंग चेंज हो गया. अब नेशनलिज्म क्या बन गया? नेशनलिज्म प्रो नेशनलिज्म बन गया, उग्र राष्ट्रवाद बन गया. अब नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं रहा था 1848 के बाद कि अपना देश है वो उसको बनाना है. अब था अपने देश को मजबूत बनाना है एंड फॉर दैट पर्पज़ इट इज़ वेरी कॉमन टू अटैक ऑन अदर कंट्री. दूसरे पे अटैक करना है वो कॉमन हो गया. और टू मेक द अदर कंट्रीज एज देयर कॉलोनी, जैसे हम कॉलोनी बने तो वो भी नेशनलिज्म का पार्ट था. तो 1848 के बाद ये जो आइडियोलॉजी थी उसमें चेंज आया. नेशनलिज्म नाउ बिकम इवन मोर वायलेंट हो गया, मोर अग्रेसिव हो गया. सेकेंड था कि डेमोक्रेसी को पीछे छोड़ दिया नेशनलिज्म में 1848 के बाद, कि नाउ इट बिकम मोर इम्पोर्टेंट टू मेक वंस कंट्री स्ट्रोंगर. और उसके लिए दे प्रेफर्ड ऑटोक्रेसी, दे प्रेफर्ड द डिक्टेटरशिप ओवर द डेमोक्रेसी. डिक्टेटरशिप को जो प्रेफर किया गया. यानी कि 1848 के बाद 2 बदलाव आए कि एक तो जो लोकतंत्र की बात कर रहे थे नेशनलिज्म के साथ उसको भूल गए लोग, और दूसरा था कि अब नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं रहा कि टू फॉर्म वंस ओन कंट्री. अब ये रहा कि टू फॉर्म वंस कंट्री मोर स्ट्रोंगर देन द अदर्स, दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है. Nationalist sentiments were often mobilized by the conservatives for promoting state power. आमतौर पे अब conservatives थे, they were in the power and they promoted nationalism for their own purpose. यानी कि nationalism को अलग ही भावना में उन्होंने बहा दिया. यानी कुछ भी करो और उसको nationalism का नाम दे दो और लोगों से वो काम करवा लो. The middle class German tried to unite the different regions of the German Confederation in 1848. 1848 में लिबरल जो रेवोल्यूशन होती है वो मिडिल क्लास लोग होते हैं उसमें मेनली. जो लिबरल्स थे वो मिडिल क्लास लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास. सो दे ट्राइड इन 1848 द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. पहला कोशिश करते हैं वो, बट दिस अटेम्प्ट वॉज अनसक्सेसफुल, वो फेल रहता है. एंड फ्रॉम देन ऑन पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. उसके बाद पर्शिया है, उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग नेशन डेवलप हुआ था पर्शिया. अब ये पर्शिया क्या है? पर्शिया वॉज द पार्ट ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का ही एक पार्ट था. जर्मनी एट दैट टाइम वॉज डिवाइड इनटू द 536 स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था. उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो था वो पर्शिया था. तो पर्शिया ने क्या डिसाइड किया? टुक ऑन द लीडरशिप मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन, उसको लीड किया. तो ये
थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हमने समझी कि क्या कैसे हुआ, कैसे जो नेशनलिज्म का मीनिंग चेंज हुआ। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसको इजी पॉइंट्स में मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स है वहाँ पे दिए गए, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस एंड इट वॉज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, काफ़ी लंबी प्रोसेस थी, काफ़ी जटिल प्रोसेस थी। यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप पर्शिया, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन की हम बात करें, इट वॉज लेड बाय द पर्शिया, पर्शिया है उसके लीडरशिप में ये होता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द चीफ आर्किटेक्ट, जो की रोल प्ले किया था जर्मनी यूनिफिकेशन में, इट वॉज ऑटो वॉन बिस्मार्क एंड ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया। 3 wars over 7 years वर फॉट, 3 युद्ध लड़ने होते हैं 7 वर्षों में, वो थे पावरफुल ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ये 3 सबसे बड़े और पावरफुल कंट्री थे उस वक्त। सो फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दे हैड टू फाइट 3 wars, 3 युद्ध लड़ने पड़े थे, किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। एंड पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, जो एंडेड हुए, रिजल्ट क्या निकला? तीनों में पर्शिया को विक्ट्री मिलती है और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो पाता है, क्योंकि ये 3 बड़ी बाधा थी, बिकॉज दीज 3 कंट्रीज वर नॉट इन द फेवर ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ एनी कंट्री, बिकॉज उनको मतलब था कि यूनिफिकेशन होगा तो वो पावरफुल बनेंगे, कंपटीशन में आएंगे। सो जर्मन यूनिफिकेशन वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस, इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस वॉज लेड बाय पर्शिया, इसको लीड करती है। एंड की रोल वॉज प्लेड बाय द बिस्मार्क, बिस्मार्क इसमें की रोल प्ले करता है। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज मेड इन 1848, दैट वॉज अनसक्सेसफुल। आफ्टर दैट बिटवीन 1864 टू 1871 के बीच में 3 wars वर फॉट, 3 युद्ध होते हैं एंड ऑल एंडेड विद द पर्शियन विक्ट्री। सो द जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीटेड इन 1871 में ये कंप्लीट हो जाता है। द पर्शियन किंग केसर विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर, और केसर विलियम फर्स्ट है वो जर्मनी के एम्परर बनते हैं, यूनाइटेड जर्मनी के। तो ये प्रोसेस होती है, आपको पॉइंट्स में लिखना है, ओके। उसके बाद क्या होता है जर्मनी में? द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द मॉडर्नाइजेशन द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। उसके बाद जर्मनी मेड एफर्ट्स टू मेक जर्मनी एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन। उसके लिए क्या किया गया? दे इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म करेंसी, यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स एट्सेट्रा, उनके ऊपर फोकस किया ताकि नेशनलिज्म को और मजबूत किया जा सके। तो ये था जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1859 टू 1870 दिया गया, ये 1861 में कंप्लीट हो चुका था, तो यहाँ पे हम इसको करेक्शन मानेंगे। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज ऑल्सो ए लॉन्ग प्रोसेस, इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटलीज प्रोसेस वॉज डिफरेंट फ्रॉम जर्मनी एंड ब्रिटेन, उससे अलग था। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू द 7 states। शुरुआत में ये इटली जो हम छोटा सा इटली देखते हैं, ये 7 states में डिवाइडेड था। एंड ड्यूरिंग द 1830s की बात करें, या ऐसे कह सकते हैं कि द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज मेड बाय मेजिनी। मेजिनी पहला कोशिश करते हैं इसके लिए, बट इट वॉज अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ये हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाते। द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 48 जो मेजिनी के अंडर में होती है वो फेल हो जाती है, तो यहाँ पे ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज मेड बाय मेजिनी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बट इट वॉज अनसक्सेसफुल। लेटर द यूनिफिकेशन प्रोसेस वॉज लेड बाय द पिडमॉन्ट सार्डिनिया। सार्डिनिया पिडमॉन्ट है, वो एक इन 7 states में से एक पार्ट था, वो इसको लीड करता है, जैसे वहाँ पर्शिया ने किया था। एंड की रोल वॉज प्लेड बाय कावूर और गेरिबाल्डी, 2 पर्सन थे, उन्होंने की रोल प्ले किया था। फाइनली इन 1861 द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज कंप्लीट हो जाता है। एंड विक्टर एमुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और वो यूनाइटेड इटली के राजा बनते हैं। कौन बनते हैं? किंग कौन बनते हैं? विक्टर एमुअल सेकेंड। कौन थे ये पहले पिडमॉन्ट सार्डिनिया के किंग थे। तो ये थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब हम डिस्कस करने वाले 2 पर्सन के बारे में, दोज हु प्लेड की रोल इन द यूनिफिकेशन और इन द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप, उसमें की रोल प्ले किया था। दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर 3 marks समटाइम्स, 3 marks में आ जाते हैं। काउंट कैमिलो ऑफ कावूर, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया, पिडमॉन्ट के चीफ मिनिस्टर थे।
ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। उन्होंने यूनिफिकेशन में की रोल प्ले किया था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, दो ही वॉज नेदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। ना तो डेमोक्रेसी के फेवर में थे, ना ही वो रेवोल्यूशनरी थे, बट स्टिल ही प्लेड वेरी क्रूशियल रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके, तो कौन थे ये? चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमांट, एंड ही प्लेड क्रूशियल रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। The tactful diplomatic alliance with the France was also engineered by the Cavour। जो सबसे बड़ा की मोमेंट जैसे हम बोलते हैं, आईपीएल में आप देखते हो कि किसने मैच को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे था जो अलायंस किया गया था फ्रांस के साथ टू डिफीट ऑस्ट्रिया, बिकॉज ऑस्ट्रिया वॉज क्वाइट पावरफुल। तो उसको हराने के लिए ये जो पैक्ट संधि हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये सब कुछ किसने किया था? इट वॉज इंजीनियर्ड बाय द कावर, कावर के द्वारा किया गया था। Second one is the JCP Mazzini, JCP Garibaldi. He was not part of the regular troops, regular जो आर्मी थी उसमें नहीं थे। He led armed volunteer for the unification of Italy. He was a revolutionary of Italy, इटली के revolutionary थे, and he led armed volunteers, जिसको रेड फोर्स भी बोला जाता है, रेड आर्मी बोला जाता है, लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स भी बोला जाता है, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया, अपनी खुद की आर्मी बनाई। And in 1860, he along with armed volunteers marched into the South Italy and Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler। यानी कि उन्होंने जो साउदर्न 3 स्टेट्स थे वो कंकर करता है, जीतता है, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द वॉलेंटियर आर्मी, विद द हेल्प ऑफ द पीजेंट्स, उनकी मदद से। यानी कि आधा इटली है उसके ऊपर जो जीत मिलती है वो गैरीबाल्डी के कारण मिलती है। ही हैंडेड ओवर कंट्रोल ऑफ साउदर्न इटली एंड सिसिली टू किंग एमुअल II को हैंड ओवर कर देते हैं। दस यूनिफिकेशन ऑफ इटली कुड बी मेड पॉसिबल, इसी कारण पॉसिबल हुई थी। सो JCP गैरीबाल्डी वॉज ए रेवोल्यूशनरी ऑफ इटली and he set up his own army named as Red Shirt, and he also played key role in the unification of Italy, especially in the southern part। तो ये गैरीबाल्डी के बारे में था, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत एग्जाम के लिए माइंड में रखना है। Now next move to question answers। 4 questions are given, all are quite easy। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन के बारे में बताना है, तो शॉर्ट में ही लिखा है। Italy's unification was a long and complex process। लंबी थी, कॉम्प्लेक्स थी। Italy was initially divided into the 7 parts। शुरुआत में 7 parts थे इसके। Mazzini made the first attempt to unify Italy but was unsuccessful, लेकिन unsuccessful रहा। Sardinia Piedmont's chief minister Cavour and Garibaldi played key role in the unification of Italy। उन्होंने की रोल प्ले किया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज कम्प्लीटेड इन 1861 में, ये कंप्लीट होता है। विक्टर एमुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड एज एम्परर। विक्टर एमुअल II है वो वहाँ के एम्परर बनते हैं। सो दैट वॉज द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हु बिकेम द जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी के एम्परर कौन बनते हैं, सम्राट कौन बनते हैं? दैट वॉज केसर विलियम I। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, explain the features of the German unification। The unification of Germany had the following features। First, the unification of Germany was a long and complex process। The first attempt of the unification of Germany was made in 1848, which was unsuccessful, जो unsuccessful रहा था। The unification of Germany was completed under the leadership of Bismarck है, उनके leadership में complete होता है। Bismarck कौन थे? The chief minister of Prussia। For this, Prussia fought 3 wars during 7 years। 7 years में 3 युद्ध लड़े जाते हैं, and all ended with the Prussian victory। The unification of Germany was completed in 1871, and Kaiser William I became the emperor। तो ये था जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस कैसे थी। नाउ लेट्स मूव टू द आवर 4th एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिए, वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म आफ्टर 1848। 1848 के बाद जो नेशनलिज्म था उसका मीनिंग चेंज हो गया था। कैसे? यस, इट इज़ ट्रू दैट आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन, जो रूट थी उनसे दूर हो गया था। किससे? डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म से।
नाउ नेशनलिज्म वॉज रिप्लेस्ड बाय द रेडिकल नेशनलिज्म बन गया था। रेडिकल नेशनलिज्म मीन्स टू कंट्रोल ओवर द अदर कंट्रीज टू मेक इट्स ओन कंट्री पावरफुल, उसको रेडिकल नेशनलिज्म कहा गया था। उसी कारण ही तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते हैं। सो नाउ द नेशनलिज्म वॉज रिप्लेस्ड बाय द रेडिकल नेशनलिज्म, कॉलोनिज्म एंड वॉर वर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ नेशनलिज्म। अब जो कॉलोनी बनाना था या वॉर थे उनको नेशनलिज्म का पार्ट बना लिया गया, ऐसा समझा जाने लगा कि ये ज़रूरी है। एंड टू स्ट्रेंथन द नेशन मोर एम्फेसिस वॉज प्लेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप देन ऑन डेमोक्रेसी। और इस रेडिकल नेशनलिज्म में ज़्यादा जो जोर था वो डिक्टेटरशिप का था। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आप अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट हियर, आप कमेंट कर सकते हो, यू विल बी गिवन द रिप्लाई। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।